नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बजट में दाल गलेगी, इसमें आपका स्वागत है। और ये सवाल और ये शो इसलिए क्योंकि दाल की कीमतों को लेकर हाल के दिनों में बहुत सारे एक्शन हुए हैं। सरकार ने कुछ कड़े फैसले भी लिए हैं, उसका इम्पैक्ट हमने मार्केट के ऊपर देखा भी है। लेकिन अब इंडस्ट्री की ये डिमांड है कि दाल को लेकर कोई एक बड़ी और स्थायी पॉलिसी होनी चाहिए जिससे किसानों का भी भला हो, मतलब किसान उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित हों, कारोबारियों को भी इंटरेस्ट दालों में बना रहे, और तीसरी बड़ी बात कि कंज्यूमर को भी बहुत ज़्यादा महंगी दाल ना खरीदनी पड़े। इसको लेकर कोई ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए जो सबके लिए विन विन सिचुएशन वाली हो। तो वो पॉलिसी क्या हो सकती है और ग्राउंड पर किस तरह से इम्प्लीमेंट हो सकती है और उसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है, इसी पर हम बात करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ विवेक अग्रवाल साहब जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर हैं JLV एग्रो के, और हमारे साथ सतीश उपाध्याय भी होंगे, सेक्रेटरी IPGA के, और साथ ही सुनील बलदेवा होंगे, प्रेसिडेंट आफ्टा के। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। विवेक जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये, चूँकि आप दाल इंडस्ट्री को बहुत ही करीब से जानते हैं, समझते हैं, आप ज़रा बताइए आपके हिसाब से इस बजट में दलहन इंडस्ट्री के लिए क्या होना चाहिए? नमस्कार मृत्युंजय जी, और नमस्कार सारे पैनलिस्ट को। देखिए मृत्युंजय जी, सरकार ने अभी हाल फिलहाल में तो बहुत सारे कदम उठाए जिससे प्राइसेस कंट्रोल में है, पर बजट पे सरकार का फोकस जिस प्रकार से प्राइस को लेके है, मुझे लगता है कि छोटे दाल मिल वालों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए, उनके लिए कुछ इंसेंटिव स्कीम्स निकालनी चाहिए, क्योंकि जो लघु लघु उद्योग है, जो हमारे छोटे दाल मिलर हैं, ये बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, और जो प्राइस की फ्लक्चुएशन है वहां पे इनको बहुत बड़ी मार पड़ी है। रही बात दाल के प्राइस कंट्रोल के लिए, तो मुझे लगता है कि सस्ते दर पे किसानों को अच्छे बीज उपलब्ध कराने चाहिए। जो 2016 में जब दालों के प्राइस बहुत बढ़े थे, उसके बाद सरकार ने बहुत कड़े फैसले लेते हुए और बहुत सारे अच्छे बीज छोटे छोटे किसानों को और इंटीरियर तक उपलब्ध कराए थे, जिससे आप देखिए रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था तुअर दाल का, जो इस बार बहुत कंसर्न का विषय है। इसके अलावा भी मुझे लगता है कि हमारे यहाँ स्टार्टअप्स में अभी भी एग्रीकल्चर में जो बड़े स्टार्टअप्स होने चाहिए $1 बिलियन के ऊपर, 8,000 10,000 करोड़, वो अभी भी एग्रीकल्चर में आ नहीं पाए। तो मुझे लगता है इस बजट पे सरकार को ऐसे स्टार्टअप्स पे ऐसे इंसेंटिव्स और उनके लिए कुछ अच्छी स्कीम लानी चाहिए, जिससे एग्रीकल्चर जो मेन ग्राउंड है उसमें कुछ चेंजेस आ सके। आज हम कितनी भी स्टार्टअप्स की बात करें, लेकिन एग्री सेक्टर पे वो इम्पैक्ट नहीं आ पाया है। बाकी सारी इंडस्ट्री पे स्टार्टअप्स का इम्पैक्ट है, पर एग्री सेक्टर अभी भी उस तरीके से जो हमको चाहिए जिससे प्राइस कंट्रोल हो सके, वो कोई इम्पैक्ट नहीं आया है। इसके अलावा एडवांस टेक्नोलॉजी भी इस बजट पे सरकार फोकस कर सकती है, क्योंकि हम आज भी उत्पादन जो प्रति एकड़ है वो हमारे काफी कम है। तो उसको कैसे उस पर काम किया जाए और कैसे किसानों को उत्साहित किया जाए, जो कि श्री अमित शाह जी ने कहा भी था कि हम 2028 या 29 तक आत्मनिर्भर होंगे। तो वो बहुत कुछ मानसून पर निर्भर करता है, और उससे ज्यादा निर्भर करता है कि आप क्या उनको नई टेक्नोलॉजी और कितने अच्छे सस्ते बीज उपलब्ध करा सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो रही है कि बजट में इस तरफ फोकस होना चाहिए। हमारे साथ सतीश उपाध्याय भी हैं, इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के हमारे साथ जुड़े हैं। सतीश उपाध्याय जी सेक्रेटरी हैं। उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है आपका। अब मैं एक एक करके पूछना चाहता हूँ। किसान, देखिए, तीन दाल पर जब हम बात करते हैं तो तीन स्टेक होल्डर्स हैं मेनली। सरकार तो सबके लिए काम कर रही है, सरकार को हम अगर छोड़ दें तो एक तो कंज्यूमर हो गया, एक है फार्मर, और तीसरा इंडस्ट्री जो आप लोग जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहले मैं इंडस्ट्री के लिए पूछ रहा हूँ कि इंडस्ट्री के लिए आप ज़रा बताइए कि आप लोगों के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए दलहन की पॉलिसी को लेकर इस बजट में क्या होना चाहिए? अगर आप इंडस्ट्री देखोगे तो उस इंडस्ट्री में दाल मिलिंग भी आती है, ट्रेडिंग भी आता है, इंपोर्ट भी आता है, एक्सपोर्ट भी आता है। ठीक है। तो अगर आप ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है पूरे सप्लाई चेन में, जो इंडस्ट्री का, जो जहाँ पे बाय और सेल होता है, जहाँ पे सारी की सारी पूरी सप्लाई चेन की सबसे वैल्यूएबल कड़ी है, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोगों के पास में 3-4 छोटे छोटे ऑप्शन है और छोटी छोटी रिक्वायरमेंट है, बहुत बड़ी नहीं है। एक तो हम लोग की ये रिक्वायरमेंट है कि मतलब अगर ये बजट का फाइनेंशियल पार्ट छोड़े तो हम लोग को हमेशा यूनिफॉर्म और स्टेबल पॉलिसी चाहिए थी,
जो हमारे लिए फाइनेंशियल बजट के जैसी है। दूसरा नंबर हम चाह रहे थे कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आज इंडिया में बाकी फील्ड में बहुत काम हुआ है, आज रोड में, रेलवेज में, डिफेंस में, टेक्नोलॉजीज में, आपका टेलीकम्युनिकेशन में, बट उसके सामने कंपैरेटिवली आपके पास में एग्रीकल्चर में उतना काम दिखता नहीं है अगर आप बोलोगे तो। और ये सारी चीजें आप देख सकते हो जो 10 साल में चेंजेस आए। तो हमारा बोलना है कि एक बहुत वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बड़ा अच्छा सा स्टोरेज सिस्टम चाहिए, कोल्ड स्टोरेज चाहिए। बहुत सा इतनी बड़ी तकलीफें हैं कि कोल्ड स्टोरेज नहीं है, साइलोज नहीं है। तो ये गवर्नमेंट ने इस पे फोकस करना चाहिए। दूसरा नंबर हमारा बोलना है कि गवर्नमेंट ने इनिशिएट करना चाहिए और ज्यादा पल्सेस सोइंग बनाने को। अपनी सबसे बड़ी तकलीफ क्या है कि इंडिया में बहुत छोटा छोटा लैंड पार्सल है, बहुत बड़ी लैंड पार्सल नहीं है कि जिसमें एक ही आदमी के पास 500 एकड़ हो या 1000 एकड़ हो, जो यूरोप में और अमेरिका में और ब्राजील में देखने मिलता है, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम आती है। तो छोटी छोटी लैंड की पॉकेट्स होने की वजह से गवर्नमेंट ने ये देखना चाहिए कि हम लोग क्या उसमें उन लोगों को इंसेंटिव्स देके उनकी क्रॉप शिफ्ट कर सके। जैसा कुछ लोग पैडी पर रहे और उनको पल्सेस लगाना है तो उनको 4-6 महीना खाली होगा, तो क्रॉप डाइवर्शन के लिए इंसेंटिव्स देके क्रॉप को डाइवर्सिफाई करा के पल्सेस में लाना चाहिए। हमारा ये मानना है कि बहुत सी ऐसी रिसर्च अभी भी है पॉसिबल, जो और हम अदर कंट्रीज में देखते हैं कि जिससे ड्रॉट इफिशिएंट सीड्स होती है, प्रोसेसिंग में डी-हस्किंग बहुत फास्ट होती है। जैसा हमारे यहाँ सूडान की तुअर है, उसकी डी-हस्किंग बहुत फास्ट होती है और फटके का परसेंटेज 50% के ऊपर आता है। वैसा अफ्रीका की डी-हस्किंग फास्ट नहीं होती है। तो सूडान की जो डी-हस्किंग फास्ट होती है वैसी तुअर की बीज लाई जाए। तो हमारी गवर्नमेंट से बेसिक मांगे है, जो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होना चाहिए, क्रॉप जो शिफ्टिंग होता है उसमें जो क्रॉप का उनका गवर्नमेंट सब्स्टिट्यूट कॉम्पेंसेट करे। दाल मिल इंडस्ट्रीज को मॉडर्नाइज बनाने में जो और रिक्वायरमेंट हमने तो ऑलरेडी गवर्नमेंट को लिख कर दी है कि दाल मिल इंडस्ट्रीज को और मॉडर्नाइज बढ़ाए। अगर आज आप 40 लाख टन तुअर प्रोसेस होती है और उसमें अगर 2% का भी फर्क पड़ता है तो आप समझ लो 1 लाख टन का तुअर का फर्क पड़ जाता है, रॉ तुअर का। तो वो प्रोसेस इंडस्ट्रीज को भी और ज्यादा हाइजेनिक और ज्यादा इफिशिएंट बनाया जाए। तो ये सारे हमने ऑलरेडी वी हैव बीन रिक्वेस्टिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री फॉर दिस चेंजेस। बात हो गई इंडस्ट्री की, अब आते हैं फार्मर पर। और विवेक जी, अच्छा हमारे साथ अभी सुनील बलदेवा भी जुड़े हैं। बलदेवा जी, बहुत स्वागत है आपका। आप जरा बताइए, हम बात कर रहे हैं कि इस बजट में दलहन को लेकर के क्या कुछ ऐलान होने चाहिए या हो सकते हैं। हम एक एक करके बात कर रहे हैं। हमने इंडस्ट्री की बात की है, इंडस्ट्री पर मैं आपसे भी पूछूंगा, लेकिन उससे पहले आप जरा हमें ये बताइए कि जो किसान हैं, दलहन के किसान हैं, कई बार वो बहुत अच्छी पैदावार करते हैं लेकिन उनको अच्छा प्राइस नहीं मिल पाता है। कई बार कुछ पॉलिसी की वजह से उनको अच्छा भाव नहीं मिल पाता है। कई बार क्रॉप में दिक्कत आ जाती है। तो कई बार किसानों के सामने एक बड़ा चैलेंज होता है। आप जरा बताइए, फार्मर के लिए, जो परसेस के फार्मर हैं, उनके लिए इस बजट में क्या कुछ अच्छे ऐलान होने चाहिए जिससे उनकी खेती प्रभावित ना हो। मर्तजा जी, जो साइंस जी बाद में दिक्कत आ रही है सर, अब कुछ तकनीकी दिक्कत है। सुनील जी, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। तो सतीश जी, आप बताइए, फार्मर के लिए क्या होना चाहिए इस बजट में। फार्मर जो है ना, उसका सबसे बड़ा पोर्शन है वो सब छोटे फार्मर उसका है। और इंडिया में पैन और इंडिया में हर फार्मर की अलग अलग तकलीफें हैं। आप ऊपर पंजाब हरियाणा में जाओगे तो उनकी तकलीफ अलग है, आप सेंट्रल इंडिया में जाओगे तो उनके प्रॉब्लम अलग है, और आप साउथ में जाओगे तो उनके प्रॉब्लम अलग है। तो ये स्टेट का विषय रहना चाहिए। स्टेट उनको सब्सिडी देता है, फर्टिलाइजर सब्सिडी देता है या इलेक्ट्रिक सब्सिडी देता है, या और उनको कोई एग्जम्पशन देता है, जैसा ट्रैक्टर लेने को या इनकम टैक्स में एग्जम्पशन है। तो ये चल रहा है। बट हमारा मानना है कि गवर्नमेंट को ये बोलना चाहिए कि जिनके 2 एकड़ से नीचे फार्म है उनको और प्रिसाइज करना चाहिए कि भाई आपका 2 एकड़ के नीचे आप सिर्फ सब्जी मंगाए, क्योंकि वो 2 एकड़ में और 3 एकड़ वाला अगर पल्सेस लगाएगा तो उसके पास 8 बोरे 5 बोरे आएंगे। तो अगर आप कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस उस पर जो लग रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रहा है, उसके सामने रियलाइजेशन जा रहा है, तो ये काम नहीं आएगा। इससे हर बार गवर्नमेंट को एमएसपी बढ़ाना पड़ेगा, और एमएसपी बढ़ाने के फायदे किसान तक सीमित है।
बाकी सब नुकसान ही नुकसान है एमएसपी बढ़ाने के बाद। आपकी एक्सपोर्ट पैरिटी नहीं आती। फिर आज गवर्नमेंट बोल रही है कि सब तरफ महंगाई होगी, उसको वन ऑफ द फैक्टर है कि बहुत हर लास्ट 5 साल में गवर्नमेंट सीधी एमएसपी बढ़ा रही है। तो एमएसपी बढ़ाने से ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ फार्मर को पूरा पैसा मिल रहा है। गवर्नमेंट ने उसमें और कुछ दूसरे तरीके से फार्मर को और पैसा देना चाहिए, ताकि यहाँ पे बाकी जो कंज्यूमर है, जो आज कंज्यूम कर रहा है, उसको भी तकलीफ हो रही है, उसको भी हाई प्राइस देने पड़ रही है। क्योंकि आज अगर मैं तुअर पर्च करो, आज मैं 75 की लेता हूँ, तो उसकी मेरे को घर में ही दाल 140 रुपए की पड़ रही है, तो मैं कैसे 100 रुपए में दाल बेच लूंगा? तो या तो ये गवर्नमेंट ने कुछ लगाना चाहिए। फिर गवर्नमेंट बोलती है ये उपाय होने हाँ, चाहिए, तो ठीक है, ये बात इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आप जरा बताइए विवेक जी कि आपके हिसाब से 2-3 ऐसी घोषणा किसान फ्रेंडली जो परसेस के फार्मर को देखते हुए इस बजट में होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए? देखिए, किसान के लिए तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा उनको अच्छे बीज उपलब्ध कराने चाहिए, बहुत अच्छे प्राइसेस पे, डिस्काउंटेड प्राइसेस में। स्पेशली दाल के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ क्वालिटी का बहुत इशू है। और ये पहले दाल की क्रांति हुई थी 2016 में, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था। अगर ये करते हैं तो हम लोग निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्रॉप देखने को मिलेगी और प्राइस डाउन होंगे। दूसरी बात, किसानों के लिए जो एमएसपी हो रहा है, ये एमएसपी आप लगातार बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली मार्केट में प्राइस बढ़ेंगी। उस चीज को सरकार को एक्सेप्ट करना होगा और उसको मद्देनजर रखते हुए व्यापारियों को उतनी छूट देनी होगी कि आप उस प्राइस लेवल पे माल बेच सकते हैं। क्योंकि थोड़ा भी प्राइस इन्फ्लेट होता है तो सरकार उस पर एक्शन पे आ जाती है, तो वो दाल मिलर को, ट्रेडर को डिमोटिवेट करते हैं। अगर आप देखिए तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है मृत्युंजय जी, तो इस चीज को समझना होगा। दूसरी चीज, मुझे लगता है सरकार को कुछ टेक्नोलॉजी पे काम करना होगा जो किसानों को उपलब्ध करा सकें ग्राउंड पे, जो वहां यूरोप और कनाडा और बाकी कंट्रीज पे हैं, उस पे थोड़ा फोकस करना होगा। नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देना होगा ताकि वो फार्मर्स के साथ मिलकर ऐसा काम कर सकें जहां पे प्रोडक्शन हो, कम एरिया पे ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन हो। तो ये 2-3 जगह हैं जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट अगर इस पे सरकार आज काम करना चालू करेगी तो नेक्स्ट 2-3 साल में जरूर इस पे सफलता मिलेगी। साथ मधुर बयानी भी हैं, दाल के एक्सपर्ट हैं। मधुर जी, हम बात कर रहे हैं कि बजट में फार्मर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, कंज्यूमर के लिए क्या होना चाहिए। तो फार्मर के लिए बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं। आप जरा बताइए कि इस वक्त जब दाल को लेकर सरकार की पूरी नज़र है, तो इंडस्ट्री को क्या चाहिए? आप लोगों को इस बजट से क्या चाहिए? सब नमस्कार मृत्युंजय जी। मैं ये सोचता हूँ कि दाल के ऊपर जीएसटी नहीं है तो दाल मिल में नए इन्वेस्टमेंट्स जो हो रहे हैं उसमें जो मशीनरीज लगती है उसको 18% जीएसटी के अंदर चार्ज किया जाता है। और दाल पे जीएसटी नहीं होने की वजह से उसका कोई रिकवरी नहीं है। आज अगर 5 करोड़ का मिल लगाना या 10 करोड़ का मिल लगाना तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए तो आप समझ के चलिए कि जीएसटी में जाता है, तो उसका कोई रिकवरी नहीं है। तो वहां कोई एक मैकेनिज्म लाया कि जो जीएसटी मशीनरीज पे जा रहा है, जो अपग्रेडेशन में जा रहा है, जहां आउटपुट, यील्ड, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसके लिए कोई कोई ना कोई इंडस्ट्री को वो जो सब्सिडी नए मॉडर्नाइजेशन के ऊपर, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के ऊपर जा रहा है, वहां उसको रिवर्स मिलना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके अंदर, इसके वजह से दाल मिलिंग इंडस्ट्री के अंदर नए सिरे से अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है। एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए टफ स्कीम है, टेक्सटाइल के मशीनरीज के अपग्रेडेशन के लिए एक फंड है, वैसे ही दाल मिल के अंदर एक अपग्रेडेशन के लिए एक फंड होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, दाल मिल के अपग्रेडेशन के लिए आप कह रहे हैं कि एक फंड होने चाहिए, ठीक है, अच्छे अच्छे सुझाव आ रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंज्यूमर फ्रेंडली पॉलिसी क्या होनी चाहिए दाल में, जिससे हमारी आपकी दाल गलती रहे, इस पर बात ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है। हम बता रहे हैं आपको कि बजट में दलहन इंडस्ट्री को लेकर क्या कुछ फैसले हो सकते हैं, फार्मर को लेकर क्या होना चाहिए और कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फैसले ज़रूरी हैं। अब जरा आप बताइए विवेक जी कि दाल की जब हम बात कर रहे हैं तो कंज्यूमर को भी बड़ी परेशानी होती है जब तुअर दाल के दाम 200 रुपये चले जाते हैं सर। तो कंज्यूमर फ्रेंडली ऐलान क्या एक्सपेक्ट किए जाएँ इस बजट में ताकि दाल गलती रहे? मतलब दाल नहीं गलेगी तो फिर दाल रोटी कैसे खाएंगे, ये बताइए। देखिए मृत्युंजय जी, आपने बात तो सही कही है, लेकिन जब आप एमएसपी बढ़ाएंगे तो आप इसकी उम्मीद नहीं कर सकते।
अदरवाइज या तो फिर सरकार को खुद अपना कोई ऐसा प्रोसेस प्लांट लगाना पड़ेगा जहां पे वो प्रोसेस एमएसपी ऊंचे में खरीदें और सस्ते में बेचें। इंडस्ट्री और ट्रेड के लिए तो ये इम्पॉसिबल है। अगर आप एमएसपी बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से प्राइस बढ़ेगी। ये जरूर हो सकता है कि तुअर दाल का अल्टरनेट हो, मटर दाल जो है भारत में इसका उत्पादन बढ़ाया जाए और मटर दाल को जो हमारे राशन की दुकानें हैं वहां पे जो एक अपना आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर तबका है उसके लिए वो मटर दाल वहां पे आप सस्ते में बेच सकते हैं। पर अगर आप सोचें कि आप लगातार एमएसपी बढ़ाएंगे और कंज्यूमर को सस्ता मिलेगा, वो इम्पॉसिबल है क्योंकि वो इकोनॉमिक्स के सिद्धांत के खिलाफ है। दूसरी बात यह है कि आज मिडिल क्लास बहुत तेजी से बढ़ रहा है मृत्युंजय जी, और मुझे लगता नहीं कि उनको दाल खरीदने में कोई प्रॉब्लम होगी। किसानों को उनका ड्यू मिल रहा है तो सरकार को थोड़ी दाल की प्राइसों पे उतनी ढील देनी होगी, और जो निचला तबका है उनके लिए, जिनका आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर है, उनके लिए ये जो दूसरी दाल है जो येलो पीज है और उनकी मटर दाल जो निकलती है उस पर फोकस करें, क्योंकि प्रोटीन वाइज वो भी बहुत अच्छे हैं और उनका बहुत इजी अवेलेबिलिटी हमारे देश में हो सकती है, उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं हम लोग। इसके अलावा तो मुझे कोई ऐसी कोई तरीका नहीं दिखता कि जहां पे एमएसपी बढ़ाई जाए और दाल सस्ती में बेची जाए। ओके तो अच्छा मधुर जी, आप एक बार बताइए, एक दिक्कत आती है किसानों के सामने प्रोक्योरमेंट की, हालांकि उसकी गारंटी बार बार सरकार देती भी है कि हम खरीद लेंगे, लेकिन क्या प्रोक्योरमेंट के मोर्चे पर कुछ नई पॉलिसी होनी चाहिए ताकि किसान इस बात को लेकर निश्चिंत रहें कि वो जितना भी पैदा करेंगे उनको एमएसपी से कम के भाव पर नहीं बेचना पड़ेगा? नहीं, सरकार तो अभी कह रही है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा माल प्रोक्योर करेंगे। उन्होंने ऑलरेडी खरीफ सीजन के लिए तो यही डिक्लेयर किया है। तो सरकार तो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा पल्सेस का इंडिया में प्रोडक्शन बढ़े और वो सरकार उसके लिए तत्पर है। ये इस पॉलिसी पे तो कई जगह सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट ने भी आके कहा है, जैसे एमपी में कि आप का प्रोडक्शन मैक्सिमम, यानी अभी मूंग के लिए उन्होंने बढ़ाया है कि पर हेक्टर इतना मूंग प्रोक्योर करते थे, अब इतना करेंगे। तो वो एक लिमिट सरकार बढ़ा ही रही है पर हेक्टर प्रोक्योरमेंट की, तो वो किसानों को तो गारंटी मिल रही है। आज सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, यील्ड कैसे बढ़ाया जाए। एरिया अंडर पल्सेस काफी बड़ा है इंडिया में, लेकिन पल्सेस की यील्ड कम है, पर हेक्टर प्रोडक्शन कम है। तो वो पर हेक्टर प्रोडक्शन बढ़े, यील्ड बढ़े, इसके ऊपर सरकार की एक नजर होनी चाहिए। इसमें अच्छे बीज, जैसे विवेक जी ने कहा, और काफी इसके अंदर एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। 2 मिनट में समाप्त करना बड़ा मुश्किल है। बाकी रिसर्च बहुत बड़ा इसमें जाना चाहिए, बीज, खाद और ये सब चीजों के लिए। अच्छा सतीश जी, आप तो आईपीजीए को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत बड़ी बॉडी है आपकी, तो इंडस्ट्री के बारे में आपने बताया, आप जरा बताइए कि कंज्यूमर के लिए गलने वाली पॉलिसी क्या होनी चाहिए कि मतलब आप लोगों ने ऐसा कोई सुझाव दिया है कि मतलब हमारी जेब बहुत ढीली ना हो दाल में? नहीं, कंज्यूमर के लिए गलने वाली क्या है, 1 पे बाय 1 गेट 1 फ्री कर दो। अच्छा, कंज्यूमर खुश है, या कंज्यूमर के लिए प्राइस कम कर दो। सी, कंज्यूमर ही सबसे बड़ा इसमें सफरर है मृत्युंजय भाई। प्राइस एमएसपी बढ़ती है, किसान को अच्छा दाम मिल जाता है, कोशिश रहती है गवर्नमेंट की हमेशा। लेकिन एमएसपी बढ़ती है तो फाइनल प्रोडक्ट का भी दाम बढ़ता है, जिसका मतलब दाल का दाम बढ़ जाता है। अब जब दाल का दाम बढ़ता है तो वो आप देख रहे हैं कि लास्ट 3 साल में तुअर के दाम कहाँ 90 रुपए 80 रुपए हुआ करती थी तुअर, और कहाँ 150 रुपए के 160 रुपए के ऊपर है। तो इसका इफेक्ट तो कंज्यूमर भी आता है, कंज्यूमर ही तकलीफ रहता है। अब वो गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करेगा कि भाई इस पे किसी तरह का टैक्स नहीं हो, इसको कोई तरह से कंसेशनलाइज, जैसे अपना सेंटर है या गवर्नमेंट जैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है दाल भारत दाल के नाम से, उसका और सर्कल ज्यादा बनाया जाए। भारत दाल 1 है तो भारत दाल 2 लाई जाए, थोड़ी प्रीमियम क्वालिटी की लाई जाए। भारत दाल 3 लाई जाए, वो एकदम प्रीमियम की लाई जाए, ताकि जिन लोगों को ऑथेंटिक सही दाल चाहिए और रीजनेबल रेट में चाहिए वो गवर्नमेंट दे। लेकिन ये बहुत जल्दी चेंज होते रहते हैं ये इक्वेशन। आज तुअर का प्रोडक्शन कम है तो आज दाम ऊंचा है, 3 महीने के बाद में तुअर का प्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा, बाद में पता चलेगा कि वापिस अरे तुअर की दाल तो कोई 110 रुपए में भी लेने को रेडी नहीं, मिलर रो रहा है। तो ये बड़ा सीजनल है। तो इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है कि गवर्नमेंट को बहुत बड़ा बफर स्टॉक रखना पड़ेगा हर कमोडिटी का 10 से 20% का। जैसे ही थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंशिएट होना लगा तो प्राइस इंटरवेंशन के लिए
स्टेबलाइज करने के लिए गवर्नमेंट बफर स्टॉक को यूज कर सकती है, ऐसा हमारा मानना है। चलिए, बहुत शुक्रिया सतीश जी आपका, शुक्रिया विवेक जी आपका भी, और शुक्रिया मधुर जी आपका भी जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि बजट में दलहन को लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों की पूरी होने की कितनी संभावनाएं हैं। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।